सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज हम त्रैमासिक संस्कृत शिक्षण की लाइव कक्षा संख्या 53 को पढ़ेंगे, 53 को पढ़ेंगे। 52 कक्षाएं हमने पढ़ लिए और आज हम 53वीं कक्षा को पढ़ेंगे। सभी कक्षाएं प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है, त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा। तो जो भी हमारे नए पाठक इस कोर्स को पढ़ना चाहते हैं, आरंभ से 0 लेवल से संस्कृत सिखाने के लिए कोर्स बनाया जा रहा है, तो प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया। उस कॉलम पर क्लिक करके त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा सभी वीडियोज को क्रमानुसार पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा। ये चलिएगा मित्रों, अब हमारे जो पाठक हैं जिन्होंने गत कक्षा को पढ़ा, उनको मैंने सबसे पहले कुछ गृह कार्य दिया था। आपको गृह कार्य दिया था, ये मैंने आपको 8 वाक्य बनाने के लिए 7 वाक्य बनाने के लिए दिए थे आपको। ठीक है, इनका मिलान कर लीजिएगा। आप पहले सबसे पहले मिलान कीजिएगा, अपनी कॉपी को खोल लीजिएगा मित्रों, और मैं आपको एक एक वाक्य का मिलान करा देता हूं। ठीक है, चलिएगा। नंबर 1, आप हरिद्वार में क्या करते हैं? संस्कृत, भवान हरिद्वारे किम करोति। मिलान कीजिएगा। 2, आप हरिद्वार में क्या करती हैं? संस्कृत, भवती हरिद्वारे किम करोति। 3, मैं हरिद्वार में संस्कृत का अध्यापन करता हूं अथवा करती हूं। समान वाक्य बनेगा दोनों लिंगों में। संस्कृत, अहम हरिद्वारे संस्कृतस्य अध्यापनम करोमि। ठीक है। चौथा वाक्य था आपका, आप विवाहित हैं, अर्थात क्या आप विवाहित हैं। यहां पर मैंने आपको क्या जोड़ा था। ठीक है, क्या आप विवाहित हैं, ये पुल्लिंग का था। तो किम भवान विवाहितः अस्ति। आगे 5वां, क्या आप विवाहिता हैं। संस्कृत, किम भवती विवाहिता अस्ति। हाँ, मैं विवाहित हूं, पुल्लिंग में है, पुरुष में। संस्कृत, हाँ के लिए आम आपको लिखा दिया गया। आम, आम माने हाँ। आम कामा लगाइएगा। अहम विवाहितः अस्मि। ठीक है, विवाहितः अस्मि छूट गया। आम, अहम विवाहितः अस्मि। 7वां वाक्य, हाँ मैं विवाहिता हूं। स्त्री है, कोई कह रही है। संस्कृत, आम अहम विवाहिता अस्मि। ये मैंने आपको गृह कार्य दिया था, उसका मिलान करा दिया। ठीक है, आगे की कक्षा में और गृह कार्य दूंगा। आज मैं आपको दूसरी प्रकार का गृह कार्य दे रहा हूं। ये अब ऐसा ही चलेगा, एक दिन ऐसा एक दिन ऐसा। ठीक है, आज आपको मैं कुछ वाक्य संस्कृत के दे रहा हूं, इनकी हिंदी लिखनी है। आपको क्या करना है? हिंदी लिखनी है।
अभी संस्कृत हिंदी से संस्कृत बना रहे हैं, अब संस्कृत से हिंदी दोनों चलेगा इसी प्रकार से। ठीक है, तो आज की कक्षा में आपको मैं वाक्य दे रहा हूं, यहाँ पर संस्कृत के उनकी हिंदी आपको अगली बार मिलान करा देंगे। ठीक है, लिखिएगा, हिंदी बनाओ। नंबर 1, सर्वे प्रातः शीघ्रम उत्तिष्ठन्ति। नंबर 2, बालाः पितामहं पितामहीं मातरं जनकम् अग्रजम् अग्रजां च नमन्ति। ठीक है, चलिएगा आगे तीसरा वाक्य लिखिएगा, सर्वे भ्रमणार्थम गच्छन्ति। चौथा वाक्य लिखिएगा, बालाः उद्याने भ्रमन्ति क्रीडन्ति व्यायामं च कुर्वन्ति। चलिएगा अंतिम वाक्य लिखिएगा, 5वां, तदुपरांतम गृहम् आगच्छन्ति। ठीक है, इन 5 वाक्यों की आपको क्या लिखनी है, हिंदी। अगली बार मैं आपको यहां पढ़ करके इनका हिंदी में अर्थ बता दूंगा, फिर आप मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, ये आपका हुआ। अब मित्रों, आज की कक्षा में हम आपको नियम पढ़ाने जा रहे हैं, फिर दोबारा नियम अभी चलेंगे। संधि, संधि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बिना संधि के आप संस्कृत पढ़ करके अर्थ नहीं जान सकते। ठीक है, संधि में कुछ अदला बदली होती है, कुछ उसमें परिवर्तन होता है, मैं आपको बताऊंगा, परिभाषाएं लिखाऊंगा और आगे फिर संधियों के सूत्र भी पढ़ाए जाएंगे कि संधि किसको कहते हैं, ये आपको मैं पूरा लिखा दूंगा, कहीं पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। ये मैंने बहुत परिश्रम से तैयार किया है, आप लिखेंगे आज से संधि। ठीक है, संधि का लोक में अर्थ क्या होता है, संधि का अर्थ होता है अर्थात दूसरे के साथ में मिलना। ठीक है, तो उसी टाइप में, बिल्कुल वैसा तो नहीं, यहां पर भी संधि माने अच्छी प्रकार से कुछ परिवर्तन होकर के आपस में शब्द मिल जाते हैं। ठीक है, उसको संधि यहां कहा गया है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक वाक्य लिख करके बताऊं, अभी आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। जैसे यहां पर ये लिखा हुआ है, ताव ग्रामाः
नगरस्य समीपे अस्ति। ठीक है, इस वाक्य को ये बिना संधि किए हुए लिखा हुआ है। इसमें यदि संधि कर देंगे तो ये बदल जाएगा थोड़ा सा, अर्थ तो वही रहेगा, अर्थ वही रहेगा। यदि मैं इसमें संधि कर दूं तो ये वाक्य कैसा बनेगा? तव ग्रामो नगरस्य समीपेस्ति। ये मैंने इसमें संधि कर दी। अब देखिएगा, संस्कृत की पुस्तकों में आपको अधिकतर ऐसा ही लिखा मिलेगा, ये भी मिल सकता है आपको ऐसा भी। माने संस्कृत के साहित्य की जो पुस्तकें हैं, वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, विदुर नीति, ठीक है, चाणक्य नीति, इन सब में क्या होता है? संधि करके वाक्यों को लिखा जाता है। क्या? संधि करके। अब आप देखिएगा, यदि आपको संधि नहीं मालूम है तो आप कहेंगे ये ग्रामो कहां बनता है? ग्राम शब्द का तो रूप बनता ही नहीं है कहीं। ठीक है, ऐसे ही यहां समीपे अस्ति तो समीपेस्ति ऐसा हो गया ये संधि होकर के। तो इसलिए आपको संस्कृत की पुस्तकों को पढ़ करके अर्थ लगाना करना सीखना है, तो आपको संधि जानना बहुत आवश्यक है, उसके बिना कार्य नहीं। तो इस कोर्स के अंदर हम आपको संधियों की परिभाषा बताएंगे, और जो प्राथमिक स्तर की संधियां हैं, सभी संधियां नहीं पढ़ाएंगे इसमें, वो सेकंड लेवल में आएंगी आपकी संधियां, पर काफी संधियों को मैं पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, चलिएगा अब देखते हैं संधि। कॉपी तैयार कीजिएगा, पेन उठाइएगा, संधि की परिभाषा लिखिएगा पहले। ठीक है, संधि नियम 46, 45 नियम पढ़ा दिए, 46वां नियम। संधि की परिभाषा। संधि का साधारण अर्थ है संधि का साधारण अर्थ है मेल। मेल माने मिलना, दो वर्णों के निकट आने से जो मेल उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। संधि के लिए दोनों वर्ण एक दूसरे के पास पास सटे होने चाहिए।
दूरवर्ती वर्णों में संधि नहीं होती है। वर्णों की इस समीपता की स्थिति को संस्कृत व्याकरण में संहिता कहा जाता है। चलिएगा, अब देखिएगा, अब इसको नियम को समझ लीजिएगा, क्योंकि लिखा तो दिया आपको, परंतु अभी तो आप नए हैं, ठीक है। ये केवल हम आपको डेफिनेशन लिखा रहे हैं, अभी तो इसको आगे कार्य करेंगे, इनमें संधियों के सूत्र पढ़ेंगे, तब आगे समझ में पूरा आएगा, ठीक है। क्या कहा? संधि का साधारण अर्थ है मेल। मेल माने मिलना, मिलना माने आपस में मिलना। दो वर्णों के निकट आने से जो मेल उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जब दो शब्दों के या एक शब्द में जब दो वर्ण बिल्कुल पास पास में आते हैं, बीच में कोई व्यवधान नहीं होता है, तो उन वर्णों में यदि संधि का नियम सूत्र लग रहा होगा तो संधि हो जाएगी, ठीक है। तो जो परिवर्तन होगा उसमें कुछ उठापटक होती है, परिवर्तन हो जाता है, तो वही परिवर्तन क्या कहलाता है? संधि कहलाता है, माने, ठीक है। जो मेल उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के लिए दोनों वर्ण एक दूसरे के पास होने चाहिए। संधि अकेले वर्ण में नहीं होती है, दो वर्णों में होती है, कम से कम दो वर्ण चाहिए, ठीक है। तो कहते हैं कि जिन दो वर्णों की संधि होगी वो बिल्कुल आपस में सटे हुए, अर्थात बीच में उनमें कोई दूसरा तीसरा वर्ण नहीं होना चाहिए, ठीक है। पास पास सटे होने चाहिए। दूरवर्ती वर्णों में संधि नहीं होती है, ठीक है। माने एक वर्ण है, उसके बीच में और कुछ आ गया, फिर बाद में एक और आ गया, तो उन दूरवर्ती की नहीं होगी, बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कहते हैं कि जो वर्ण आपस में समीप होते हैं, जो वर्ण आपस में समीप पड़े हुए होते हैं, तो उनकी व्याकरण में क्या होती है? उनको बोलते हैं संहिता। मानिएगा ये लिखा मैंने, ये रामः गच्छति, ये तो आप वाक्य समझ जाएंगे, रामः गच्छति। अब देखिएगा, यहां पर बीच, यहां तो कोई संधि प्राप्त नहीं है, यहां पर क्या है? इस विसर्ग और ग, इन दो वर्णों में आगे चल के हम संधि बताएंगे, संधि प्राप्त होती है। तो क्या है? ये विसर्ग और ग बिल्कुल समीप में, कोई बीच में इनमें तीसरा वर्ण तो नहीं है, तो क्या है? इसी से माने दो वर्णों की समीपता, वर्णों की जो समीपता है, माने इन दो वर्णों में संधि करने जा रहे हैं, तो इसका नाम क्या रखते हैं? संहिता। ये दो वर्णों की जो समीपता है ये संहिता संज्ञा है, ठीक है। और कहते हैं कि संहिता, वैसे संहिता तो ये सारी संहिता ही है, ठीक है, माने लगातार वर्णों का निरंतर बोलना ही क्या कहलाता है? संहिता। परंतु अभी हम संधि कर रहे हैं, इसलिए हमें संधि के लिए दो वर्ण चाहिए, तो दो वर्णों की संहिता देखनी है। तो दो वर्णों की संहिता का अर्थ हुआ कि दोनों वर्ण एकदम जल्दी पास पास में हो, तीसरा वर्ण बीच में ना हो, ठीक है।
तो कहते हैं कि ऐसे दो वर्णों में ही संधि हो सकती है। अब यहां पर संधि करके क्या हो जाएगा, रामो गच्छति ऐसा होगा, आगे चल के बताएंगे तब। ये संधि हो गई है, यहां संधि नहीं है। तो संधि जैसे विसर्ग को हो गया है यहां पर, वो दो वर्णों की समीपता, वो अकेले नहीं हो सकता। ग के कारण से इन ग और विसर्ग में संधि हुई है, तब ओ हुआ है। तो इसलिए जब संधि करेंगे तो दो वर्ण पास पास में होने चाहिए, दूर दूर नहीं होने चाहिए। मानिएगा ऐसा हम कर देते हैं, देखिए हमने लिख दिया रामाहा, रामाहा पुत्र गच्छति, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखिएगा यहां पर पहले की तरह यहां पर विसर्ग है और गच्छति का ग है, परंतु बीच में ये आ गए, क्या आ गए बीच में, क उ त र आ, ये आ गई। इसलिए अब इसकी और इसकी संधि नहीं होगी, क्योंकि दूरवर्ती हो गए। बीच में क्या है, ये कुत्र, ये वर्ण आ गए। जब ये विसर्ग और ये ग समीप में होंगे बिल्कुल तभी आएगी, बीच में कोई व्यवधान आ जाएगा तो संधि नहीं होगी। ठीक है, ये परिभाषा के अनुसार मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको, ठीक है। चलिएगा, और यहां पर इसकी और इसकी संहिता संज्ञा भी नहीं है, संहिता भी नहीं है, क्योंकि बीच में व्यवधान हो गया, समीपता है ही नहीं। चलिएगा, तो क्या है, ये दो चीज बता दें, संधि, संधि और क्या है, वर्णों की जो समीपता होती है, वर्णों का आपस में बिना व्यवधान रहे जो वर्ण होते हैं उनका, उनको व्याकरण में क्या बोलते हैं, ये संहिता संज्ञक है। ठीक है, संहिता संज्ञा, ये नाम है संहिता। ठीक है, चलिएगा, ये आपका कंप्लीट हुआ। कोई भी आपको चीज समझ में नहीं आए तो आप शनिवार की कक्षा में एक पेपर पर लिख करके आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये देखना है हमको कि संधि कहां कहां करनी चाहिए और कहां नहीं करनी चाहिए, कहां पर हमेशा संधि होती है, कहीं नहीं होती है, इसका नियम जानना है। ठीक है, बहुत विशेष नियम है, ध्यान रखिएगा कि क्या मैंने जैसे ये संधि आपको यहां पर बताई थी, मैंने क्या कर दिया था आपको, यहां पर तव ग्रामो ऐसा कर दिया, समीपे अस्ति ऐसा कर दिया, मिला दिया था। तो क्या मैं बिना संधि के भी इस वाक्य को कर सकता हूं, दोनों का अर्थ परिवर्तित होगा, अर्थात हमेशा संधि होगी। इन बातों को हमको जानना है कि कहां पर संधि कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, अथवा करनी ही पड़ेगी संधि, इस बात को हमें जानना जरूरी है। चलिएगा, आइएगा, नियम लिखिएगा 47। एक श्लोक लिखाता हूं और श्लोक समझाने का प्रयास करूंगा। थोड़ा ये कक्षा लंबी चलेगी, घबराना नहीं है आपको, ठीक है, समझना है चीज को। ठीक है, आइएगा, नियम 47 लिख लिया। श्लोक कहा, श्लोक है ये, श्लोक बताएगा आपको। लिखिए, संहिताई का पदे, संहिताई का पदे नित्या, नित्या, दोबारा लिखिएगा, नित्या धातुपसर्गयोः, नित्या समासे वाक्येतु सा विवक्षामपेक्षते।
सा विवक्षाम अपेक्षते। ठीक है, श्लोक लिख लिया, फिर दोबारा इसको लिख लीजिएगा, अच्छी कोई गलती नहीं होनी चाहिए श्लोक में, आपको याद करना पड़ेगा ये श्लोक। ठीक है, याद कर लेंगे, सरलता हो जाएगी। ठीक है, संहितैक पदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयोः, नित्या समासे वाक्ये तो सा विवक्षाम अपेक्षते। ठीक है, अब इसका आपको अर्थ समझना है। अर्थ मैंने नीचे लिखा हुआ है, बिल्कुल आपको समझा दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं। ठीक है, धैर्य रखिए। श्लोक बहुत सुंदर है। ये श्लोक ये बता देगा आपको कि कहां पर तो नित्य संधि हमें हमेशा करनी है और कहां पर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम करें या ना करें। ये क्लियर करता है पूरा बात। चलिए आइएगा, अर्थ लिखिएगा। अर्थ, एक पद के अंदर समीपस्थ दो वर्णों में धातु और, ये कामा लगा लीजिएगा, अब दो वर्णों में कामा, धातु और उपसर्ग के समीपस्थ दो वर्णों में कामा लगा लीजिएगा, समास के मध्य समीपस्थ दो वर्णों में यदि व्याकरण नियम से संधि प्राप्त हो तो यह अवश्य होती है। कि कामा कर लीजिएगा, कामा लगा लीजिए, किंतु वाक्य में प्रयुक्त अलग अलग शब्दों के समीपस्थ दो वर्णों की संधि ऐच्छिक होती है। अर्थात संधि करना अथवा
न करना वक्ता के ऊपर निर्भर करता है। जैसे ठीक है, अब इसको नियम को समझिएगा, फिर मैं आपको उदाहरण दिखाऊंगा ये कैसा बताता है। ठीक है, देखिएगा क्या कहा, यहां कहा कि श्लोक में समझा देता हूं, फिर यहां हिंदी तो लिखाई है उसको भी समझाऊंगा कि जो संधि होती है एक पदे नित्या, माने जो एक शब्द होता है, एक शब्द, उस शब्द के अंदर बीच में दो वर्णों में कोई संधि प्राप्त हो व्याकरण से तो वो नित्य होती है। उसको हम संधि करें ना करें ऐसा नियम नहीं, उसको हमेशा संधि करनी ही पड़ती है एक शब्द के अंदर बीच में। ठीक है, अभी उदाहरण आगे दिखाऊंगा मैं। नित्या धातु उपसर्गयो हो, जब हम किसी उपसर्ग का धातु के साथ में प्रयोग करते हैं, उपसर्ग आप जानते हैं, आगे की कक्षाओं में आपको बता दूंगा, इसको प्रफिक्स बोलते हैं। तो जो उपसर्ग होते हैं और धातु का साथ जब प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या है, संधि हो जाती है। ये मैं आपको भी उदाहरण दूंगा। उसमें नित्य संधि होती है, ऐसा नहीं कि करें ना करें, नहीं, उसमें करनी ही पड़ती है। ठीक है, नित्या समास है। और जो समास हो जाता है भिन्न भिन्न शब्दों का, तो समास माने, समास एक प्रक्रिया है कई शब्दों को इकट्ठा करने की संस्कृत में। तो जो समास में क्या होता है, कई शब्द इकट्ठे होते हैं, उन शब्दों के दो वर्णों में आपस में कहीं संधि प्राप्त है तो वो भी नित्य करनी पड़ती है। उसको हम अलग अलग, ऐसा नहीं कि कर दिया अथवा नहीं कर दिया, नहीं, करनी ही पड़ेगी। ठीक है, वाक्ये तो सा विवक्षाम अपेक्षते, परंतु वाक्य, वाक्य जैसे मैंने अभी आपको वाक्य बताया था, तव ग्रामो ग्रामः नगरस्य समीपे अस्ति। वाक्य में जो भिन्न भिन्न शब्दों के दो वर्णों में जो संधि प्राप्त होती है उसमें आपके ऊपर है कि आप करें अथवा ना करें वाक्य में। ठीक है, आप कर भी देंगे तो भी वही बात है, नहीं करेंगे तो भी वही बात है। परंतु एक पद के अंदर बीच में एक शब्द के अंदर दो वर्णों में प्राप्त है तो उसमें तो हमेशा करनी पड़ेगी। अथवा धातु और उपसर्ग को साथ में ला करके कोई सूत्र संधि का प्राप्त है तो वो भी लगेगा हमेशा। और समस्त पद समास करने पर भी संधि नित्य हो जाती है, यदि प्राप्त है तो हमें प्राप्त है तभी होगी। परंतु वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द हैं उन शब्दों के वर्णों में यदि संधि प्राप्त होती है तो वो ऐच्छिक, माने आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कर भी सकते नहीं भी कर सकते। ठीक है, अब देखिएगा, एक पद के अंदर समीपस्थ दो वर्णों में, माने एक शब्द के ही अंदर दो वर्ण हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण साथ साथ दिखाऊंगा। देखिएगा, एक शब्द है आपका, ये पावकः शब्द है, पावकः। ठीक है, तो जब व्याकरण में बनाते हैं तो इसमें क्या है, दो टुकड़े हैं, एक पौ है और दूसरा अकः, दो भाग हैं इसके अंदर। दो भागों को मिलाकर के ये एक शब्द तैयार होता है, ये एक शब्द है। ठीक है, अब यहां पर व्याकरण के नियम से क्या है, औ और आ इनमें संधि प्राप्त है व्याकरण के सूत्र से, जो आगे आपको पढ़ाई जाएगी। तो आप इस संधि को हमेशा आपको करना ही पड़ेगा। इसको ऐसा नहीं कि आप पो अका बोल देंगे तो आपको कोई भी कुछ भी जात नहीं होगा, संधि करनी पड़ेगी। पाऊ आ अका पावका, जो भी संधि करके आऊ आऊ को आव हो जाता है तो ये नित्य संधि है हमेशा। ठीक है, नित्य संधि लिख दिया मैंने। दूसरा क्या बताया आगे, धातु और उपसर्ग के समीपस्थ दो वर्णों में, माने धातु का वर्ण और उपसर्ग का वर्ण, यदि उसमें व्याकरण के अनुसार संधि प्राप्त है तो वो भी नित्य होगी। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दो वर्ण यहां पर आपको आउ और आ, दो वर्ण इनमें संधि प्राप्त है। उपसर्ग और धातु का उदाहरण देखिएगा। ये नी क्या है, उपसर्ग है, और ये क्या है, ये है आवसत। आवसत क्या है, ये धातु का अवयव है आ, माने वस धातु, ये पूरा रूप बन गया यहाँ पर, ठीक है। ये सारा धातु माना जाएगा, अवस, वास्तव में धातु तो वस है, परंतु इसमें आ लग जाता है व्याकरण में, वो उसी का भाग माना जाएगा, धातु के ग्रहण से ही उसका बोध होगा। तो अब यहाँ पर ये उपसर्ग और धातु का आ, यहाँ जो क्या है, नियम से संधि प्राप्त है, क्योंकि बिल्कुल पास में ई और आ पास पास में, तो नित्य संधि होगी, इसमें करनी ही पड़ेगी संधि। क्या बन जाएगा, न्यवसत, ऐसा बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही यहां पर है ये उत है, उत आलोकयत, ठीक है। तो उत आलोकयत ये क्या है, उपसर्ग है, और ये धातु का आ है यहां पर, तो ठीक है, धातु का, तो यहां पर संधि से त को द हो जाता है, तो क्या बन जाता है, नित्य संधि, नित्य होगा ये संधि, तो उ द लोकायत ऐसा बन जाता, ठीक है। ये धातु और उपसर्ग का मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। और देखिएगा, और तीसरी बात क्या बताइए यहां पर, समास के मध्य समीपस्थ दो वर्णों में यदि व्याकरण से संधि प्राप्त हो तो वह अवश्य होती है, माने नित्य होती है, ठीक है। समास का देखिएगा, समास का, हाँ, आप इन उदाहरणों को लिख लीजिएगा, इन उदाहरणों को आप लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ाना भी तो है अपने बालकों को, अपने आसपास के लोगों को, इस उदाहरण को लिख लीजिएगा। एक पद का उदाहरण क्या है, पाऊ आकाहा पावकाह, ये नित्य संधि है, मैंने एक उदाहरण के लिए दिया है, ऐसे तो बहुत सारी जगह होंगी, ठीक है। तो पाऊ अका पावका या नित्य होती है। उपसर्ग और धातु का उदाहरण मैंने दो लिख दिए हैं यहां पर, ये नी आवसत न्यावसत, ठीक है, और ये उत आलोकयत उद लोकयत, तक को द होगी संधि, ठीक है, लिख लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। समास में, समास में बताया इन्होंने कि समास में जैसे रमा प्लस ईशा, इन दो शब्दों को जोड़ करके क्या बनता है, रमेशा बनता है, ये समास जोड़ दिया। अब देखिएगा इसमें आ और ई, ये समास होगा दो शब्दों का, तो समास होने पर आ और ई में संधि प्राप्त है, तो वो हमेशा ही होगी। आप समास में ऐसा नहीं कर सकते रमा ईशा नहीं, रमेशा ऐसा ही बनेगा। ये यहां संधि हो जाती है तो आ और ई को ये हो गया, ये नित्य संधि है। ऐसे ही विद्या प्लस आलय, तो यहां पर आ और आ दोनों को मिलाकर के भी आ हो जाता है, ये समास बन गया। विद्यालय माने विद्या का, आलय माने घर, तो यहां पर ये नित्य संधि हो गई विद्यालय। आप ऐसा नहीं कर सकते विद्या आलय, ऐसा नहीं, विद्यालय ये नित्य संधि है, ठीक है। और देखिए वाक्य में हम बात कर रहे थे, वाक्य में क्या लिखा था यहां, किंतु वाक्य में प्रयुक्त अलग अलग शब्दों के समीपस्थ दो वर्णों की संधि ऐच्छिक होती है। आपके ऊपर निर्भर है, आप करें अथवा ना करें। देखिएगा ये उदाहरण लिख लिया आपने, ये वाला रमा प्लस ईशा रमेशा, विद्या प्लस आलय विद्यालय, ठीक है, नित्य संबंधी है। अब वाक्य का देख लीजिएगा, वाक्य क्या है, जैसे रामाह वनम गच्छति, ये वाक्य है, क्या है, वाक्य। अब यहां पर संस्कृत व्याकरण के नियम के अनुसार यहां संधि प्राप्त है, यहां पर इस विसर्ग को संधि प्राप्त है, माने इस विसर्ग और व, क्या, ये विसर्ग और व इन दोनों वर्णों में संधि प्राप्त है। तो ये संधि आप वाक्य में अलग अलग शब्दों में इसलिए कर भी सकते हैं, ऐसा भी बिना किए हुए,
और संधि कर देंगे तो क्या बन जाए, रामो वनम गच्छति। ऐसा भी लिख सकते, दोनों का समान अर्थ है। इसी प्रकार से यहां पर भी एक संधि प्राप्त है, अनुस्वार और ग। अनुस्वार और ग इनमें भी संधि प्राप्त है, तो इसमें भी आप विकल्प से कर सकते हैं, मैंने आपकी इच्छा है। जैसे रामो वनं गच्छति, अनुस्वार को ङ हो जाता है, ठीक है, ङ। तो यह संधि, तीनों वाक्यों का अर्थ एक ही है। आपके ऊपर इच्छा है, आप संधि करें अथवा नहीं करें, ये आप देखेंगे वाक्य के अंदर। परंतु एक पद के अंदर, एक शब्द के अंदर दो वर्णों की संधि नित्य होती है। धातु और उपसर्ग के वर्णों की संधि नित्य होती है। समास के अंदर आए हुए शब्दों में यदि दो वर्णों की संधि प्राप्त है तो नित्य होती है। वाक्य के अंदर आए हुए दो शब्दों के दो वर्णों की संधि ऐच्छिक होती है, आप कीजिएगा चाहे मत कीजिएगा। ये मैंने आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बताया है, ये संधियां आपको आगे पढ़ाई जाएंगी, अभी तो मैंने आपको नमूना दिखाया है केवल, ठीक है, जिससे आपको ये नियम समझ में आ जाए। ये नियम शायद ही आपको किसी पुस्तक में मिलेगा, नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये बोलने वाली पुस्तक ही मैंने तैयार कर दी आपके लिए, ठीक है। चलिएगा, अब संधि के कारण से कुछ परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं मैं आपको ये आगे की कक्षा में बताऊंगा, ठीक है। कि संधि करते हैं तो कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं, वो आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे, ठीक। चलिएगा मित्रों, ये आपको बहुत सुंदर कक्षा में पढ़ा रहा हूं, बना करके आपको बहुत परिश्रम लगता है मित्रों इसमें। ये समझिएगा, मुझे ही लिखना होता है और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं लिख सकता। इसको लिखेगा कैसे, उसको पता होगा तभी तो लिखेगा, तो पढ़ाने वाले को लिखना होता है मित्रों। चलिएगा मित्रों, आपसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि मित्रों आप अपना सहयोग जरूर अवश्य देते रहिएगा। इस जो ये अभियान चलाया जा रहा है मित्रों, जिसमें हमें आपके सहयोग की आवश्यकता होती है 1 करोड़ लोगों को ऑनलाइन सिखाने के लिए, तो इसके लिए आप हमें अपना सहयोग अवश्य देते रहिएगा। ये यहाँ पर आपको इसमें गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आदि नंबर दिया है मित्रों। इस दान कुंड में डाला हुआ आपका एक भी पैसा विद्या के प्रचार प्रसार में लगेगा, आपको उसका 1000 गुना पुण्य मिलेगा मित्रों। पुण्य अर्जित कीजिएगा। संस्कृत माता के इस विशाल यज्ञ को मित्रों बहुत बड़ा काम करना है, और भी बहुत तेजी से बड़ा काम करना है। अभी तो आरंभ हुआ है, ये अभी बड़ा नहीं हुआ, अभी तो हमने बीजारोपण किया है। इस बीज के वृक्ष को इतना महान वट वृक्ष बना देना है कि संस्कृत भाषा को लोग सहजता से सीख सके। इसके साथ ही वैदिक संस्कृति के लिए भी हमको बहुत कार्य करना है। अभी वैदिक धर्म के लिए, वैदिक धर्म की पुस्तकों को प्रकाशित करने के लिए आपका सहयोग चाहिए, जिससे लोगों के पास में वैदिक साहित्य पहुंच सके। सुंदर साहित्य, सिद्धांतों को बताने वाला, समाज से अंधविश्वासों को मिटाने वाला, पाखंड को मिटाने वाला। मित्रों संस्कृत पढ़ करके हम समाज के उत्थान का कार्य करें, ऐसा विचार कीजिएगा। संस्कृत पढ़ करके आप समाज जिस राह पर चल रहा है उसी पर चलते रहें, ऐसा नहीं। समाज यदि गलत राह पर चल रहा है तो संस्कृत पढ़े हुए लोगों को चाहिए कि उनका सही मार्गदर्शन करना चाहिए। इसी के लिए हम लगे हुए हैं। हम लकीर के फकीर नहीं है मित्रों, लकीर के फकीर नहीं है। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।